प्रकार पढ़ा था, समझने के लिए दिया गया था कि हम जिस वस्तु पर बल लगाते हैं उसके साथ जो बल होता है वह जिस क्षेत्रफल लगता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। इस क्रम में समझाया गया था कि दाब का क्षेत्रफल जितना कम होगा बल का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। इसको अभी हम पढ़ रहे थे कि जैसे एक लकड़ी के पटरे को हम ले लें और उस पर फैलाकर हम फैलाकर 8-10 ईंट रख दें तो हमें तो उम्मीद है कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम उस पटरे में कोई प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन जब हम उसी पटरे पर उन सभी ईंटों को एक साथ उन्हीं ईंटों को हम एक साथ ऊपर नीचे रख देंगे। जब वो इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर हम क्या देखेंगे कि वो हमारी लकड़ी का जो पटरा होता है, जो लकड़ी की प्लेट होती है, वह कहीं ना कहीं से झुक जाती है। ये समझाया गया कि जब हम उन लकड़ी के पटरों को लंबाई तक या दूर तक रखते हैं तो वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें कौन सी मेला की जानी थी? मेरी नाम की थी। मेरे नाम की थी। तो हम लोग ये पढ़ते हैं और इसी क्रम में दिया गया कि जब क्षेत्रफल कम होता है तो हमारा बल अधिक लगता है और जब क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो हम जो बल प्रयोग करते हैं वो कम ज्यादा क्षेत्रफल होने के कारण बल की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात पूर्ण उपयोग नहीं होता। इसी क्रम में दिया गया कि जब हम लोहे की कीलों को किसी सतह पर यही था। हाँ, नहीं पुराना गया था। वहां पर हम ये देखते हैं कि जब बल प्रयोग किया जाता है और अध्यारोपित बल जब कम क्षेत्रफल पर कार्य करता है तो वहां पर दाब अधिक लगता है। इसके अतिरिक्त जब वही क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है तो वहां पर बल का प्रभाव कम होता है। जैसे यहाँ दिया गया है कि बोझा ढोने वाले व्यक्ति अपने सिर पर लकड़ी का कपड़ों का एक पगड़ी बांधते हैं
जिस पर वे अपने बोझ को रखते हैं, जिससे उस सिर के पर रखे हुए वस्तु का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और फिर उन्हें कम बल लगाना पड़ता है। आगे यहाँ दे रहा है द्रव के लिए। तो इस प्रकार यहाँ देता है ठोस में जिस भाग पर उनका स्पर्श होता है, अगर क्षेत्रफल अधिक है तो दाब का प्रभाव कम होगा, और अगर वो क्षेत्रफल का प्रभाव कौन सा प्रश्न करेंगे? देखो भूपेश यादव था और मेरा बर्थडे था, तो बस 4-5-2010 डाल के देखो ना, मेरा बर्थडे है। पहले भूपेश यादव है, तो 4-5-10। उस प्रकार हम बेटा यहाँ देखते हैं कि जैसे द्रव में, अब आगे पढ़ेंगे, द्रव तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। द्रव के दाब के द्वारा हम पढ़ते हैं कि जो द्रव का दाब है वह नीचे की ओर उसका प्रभाव अधिक होता है। जैसे यहाँ देखो गुब्बारे के प्रयोग से दिया गया है कि जिसमें ज्यादा द्रव भरा हुआ है वो गुब्बारा पहले की अपेक्षा ज्यादा फूल जाता है, और जिसमें कम द्रव भरा हुआ है वह कम दाब डालता है और गुब्बारा अधिक नहीं फैलता है। और हमने यही देखा है कि जो वाटर सप्लाई करने की टंकियां होती हैं वह सामान्य से अधिक ऊंचाई पर बनाई जाती है, जिससे कि आसपास के क्षेत्रों में दाब के द्वारा जल का प्रवाह, जल की सप्लाई आसानी से की जा सके, आसानी से की जा सके। या हम ये भी प्रयोग कर सकते हैं, एक प्लास्टिक की बोतल में पानी भरकर एक किसी सुई ऐसी वस्तु से एक उसमें नुकीला छेद नीचे तली में कर दें और एक ऊपर के भाग में कर दें, तो नीचे के भाग से उस तली में पानी की धार तेज निकलेगी, जबकि ऊपर से निकलने वाले पानी की धार धीमी होगी। इस क्रम से हमें देखते हैं कि जो द्रव है वो नीचे तली की ओर दाब डालता है, जिसे यहाँ पर ये दिया गया है। द्रव बर्तन की दीवारों पर जहां समान गहराई होती है समान दाब डालते हैं। द्रव जो है वस्तु की दीवारों पर दाब डालता है। अगर हम एक प्लास्टिक का बोतल ले लें जो कुछ इधर उधर से दबा हुआ है और उसमें जब पानी भरते हैं तो वह बोतल अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, कारण कि वो जो बोतल दबा हुआ था द्रव के दाब के कारण वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो द्रव तली की ओर दाब डालता है और द्रव चारों दीवारों की तरफ भी दाब डालता है। आगे यहां हम लोग देखते हैं
कि हम लोग देखते हैं जब वाटर सप्लाई चलती है और कहीं किसी पाइप में छोटा सा सुराख हो जाता है तो वहां पर बहुत तेज फुहारे के रूप में पानी निकलने लगता है। तेज फव्वारे का कारण उस द्रव के द्वारा लगाया जाने वाला दाब ही है। तो यहां लिखा गया द्रव बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालते हैं। ये यहां दिया गया है, बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं और द्रव जो है वो तली पर ज्यादा दाब डालता है। आगे यहां देते हैं बेटे गैस। क्या गैसीय पदार्थों में भी दाब होता है? हम कह सकते हैं हाँ। जैसे अगर हम एक गुब्बारा लेकर उसे हम हवा से फूंकते हैं तो हम जैसे जैसे उसमें हवा फूंकते हैं वह गुब्बारा फूल जाता है। उसके फूलने के क्रम में हमारे द्वारा मुंह से फूंक मारकर भरी गई हवा उस गुब्बारे की दीवारों पर दाब डालती है, जिससे वह गुब्बारा हमारी हवा के आयतन के क्रम में बढ़ जाता है। लेकिन जितनी हम आयतन की हम हवा डालेंगे हमारा गुब्बारा उसी आयतन से ही बढ़ेगा, दूसरे आयतन से नहीं बढ़ता है। दूसरे आयतन से नहीं बढ़ता है। अगर हवा कम है तो गुब्बारा कम फूलेगा और जितनी हवा ज्यादा भरेंगे उतना ही गुब्बारा अधिक फूलेगा। लेकिन जब यही हवा गुब्बारे की आयतन क्षमता से अधिक हो जाती है तो वहीं पर गुब्बारा फूट जाता है। या कि हम गुब्बारे में अगर कहीं सुई से एक छोटा सा सुराख कर दें तो वहां से बहुत तेज हवा निकलने लगती है और फिर वह हमारा गुब्बारा अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। जब उसकी हवा निकल जाती है तो उसमें हवा का दाब कम हो जाता है। तो जितनी भी हमारी वस्तुएं हैं, चाहे वो ठोस हैं, चाहे द्रव हैं या चाहे गैस हैं, वे सभी वस्तुएं दाब डालती हैं। ठोस वस्तुएं अपनी स्पर्श सतह पर नीचे की ओर दाब डालती हैं। द्रव जिस बर्तन में होता है उसकी निचली सतह पेंदे पर दाब डालता है और दीवालों पर भी दाब डालता है। अगर दीवारें ना हो तो द्रव या पानी उस बर्तन से बहकर बाहर निकल आएगा। ठीक इसी प्रकार जो हमारा गैस है, जो हमारी हवा है, वह भी दीवालों पर ही दाब डालती है। तो दीवालों पर ही दाब डालती है। अब हमने पढ़ा, आगे लिख रहे हैं वायुमंडलीय दाब। ये वायुमंडलीय दाब क्या होता है? हमने पढ़ा है कि हमारा जो ये वायुमंडल है, आकाशीय मंडल है, वायु के हमारे चारों ओर वायु है और वायु के इसी आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है और वायुमंडलीय दाब जो है वो वायु द्वारा लगाए गए दाब को ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यह हमारे मौसम पर आधारित होता है। मौसम पर आधारित होता है। अर्थात वायुमंडलीय दाब क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अर्थात एक निश्चित इकाई पर जितना बल प्रयोग होता है और उसी को हम दाब कहते हैं। अगर हम एक गुब्बारे को एक उंगली से दबाएं और हथेली से दबाएं तो दोनों में हम फर्क देखते हैं। तो जितने भार पर बल प्रयोग होता है उसको ही हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जिसे और इसी प्रक्रिया से ये छिपकली भी दीवारों पर बड़ी आसानी से चिपक कर चलती है। या कुछ रबर की ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम खेल खेल में अपने शरीर के अंगों पर भी चिपका लेते हैं। उसका मूल कारण वायु दाब ही होता है। हमने कभी खेल खेल में
रबर के छोटे छोटे खिलौने होते हैं और उनको हम दिखाने के लिए एक चमत्कार के रूप में हम छोटे बच्चों को दिखाते, देखो देखो ये वस्तु हमारे इस शरीर से चिपक गई है, क्योंकि उस पदार्थ की बनावट ऐसी होती है कि वहां पर वायु दाब काम करता है और वस्तु चिपक जाती है। तो अब यहाँ पर जो है हमारे वस्तुएं होती हैं, हम उन पर वायु दाब पढ़ लेते हैं और यह है क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होता है। अर्थात जो वायुमंडलीय दाब और गुरुत्व बल होता है, उसी के अनुमान में वायुमंडलीय दाब की गणना की जाती है। इस गुरुत्व बल के नीचे दाब हम द्रव दबकर पिचक क्यों नहीं जाते, इसका लिखा गया है कि ये जो वायुमंडलीय दाब होता है वह हमारे शरीर के अंदर के दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होते हैं, जिसके कारण हम अपने इस वायुमंडल में संतुलित रहते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर प्रेशर ना हो, वायुमंडलीय दाब ना हो, तो हम उसी प्रकार पिस जाएंगे जैसे दो पेपर के बीच में एक मच्छर पिसकर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर दो पिंडों को ऐसे चिपकाकर दिखा दिया गया है। तो ऐसे दो खोखले अर्धगोले हैं जिनका व्यास 51 सेंटीमीटर है। एक साथ जोड़ करके इनके बीच की वायु निकाल दी गई है। अब प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन हमने उनके बीच की वायु निकाल दी है, इसलिए इतना तीव्र वायु दाब है कि ये घोड़े भी उस वायु दाब को खत्म नहीं कर पाते हैं। इस प्रक्रिया में हमने पढ़ा कि जो हमारा वायु दाब है वह मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं, वे सभी इस अपना दाब डालते हैं और यह दाब क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। क्षेत्रफल ज्यादा होगा, दाब कम प्रयोग होगा, और अगर क्षेत्रफल कम है तो दाब का प्रभाव अधिक होगा। यही कारण है कि हमारे घरों में कहीं भी ऐसी जगह कि सब्जी को काटने के लिए चाकू की अगली धार एकदम पतली होती है, अर्थात वह जब किसी सब्जी पर पड़ता है तो कम क्षेत्रफल होने के कारण वह सब्जी आसानी से कट जाती है। अगर उसी सब्जी को हम एक मोटी चाकू से काटना चाहें तो वहां पर हमें परेशानी का अनुभव होता है। तो इस क्रम में हम लोगों ने जो पढ़ा है कि ये दाब क्या है, ये हम लोगों ने दाब पढ़ा है। आगे यहाँ पर हम प्रमुख शब्दों में, यहाँ तुम्हारे इस पे दिख रहा है, वायुमंडलीय दाब, संपर्क बल, असंपर्क बल, स्थिर वैद्युत बल, घर्षण, गुरुत्वीय बल, गुरुत्व, चुंबकीय बल, पेशीय बल, असंपर्क बल, दाब, अभिकर्षण और अपकर्षण। हमें अपने इन प्रश्न बिंदुओं को बराबर याद करना चाहिए। और यहाँ देखिए दिया गया है कि हम बल प्रयोग दो तरफ से करते हैं, या तो हम उन्हें धक्का देते हैं या उस वस्तु को हम खींचते हैं। प्रक्रिया में अधिकर्षित होती है और धक्का देने की प्रक्रिया में अपकर्षित होती है। और बल जो होता है दो वस्तुओं के बीच में एक अन्योन्य क्रिया है कि अगर एक वस्तु पर बल लगाया जाएगा तो दूसरी वस्तु अपने आप बल प्रयोग करने लगेगी।
बल में परिमाण और दिशा दोनों होता है। कितना बल लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है, ये भी बल में पाया जाता है। इसलिए अगर हम विज्ञान की भाषा में पढ़ें तो विज्ञान बल एक सदिश राशि होती है। बल के प्रभाव में हमने पढ़ा है, बल वस्तु की गति और अवस्था, आकृति और दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर या संपर्क में आए बगैर भी लग सकता है, क्योंकि संपर्क में आने पर संपर्क बल कार्य करेगा और संपर्क जहां पर बिना संपर्क में आए कार्य करता है वहां पर असंपर्क बल कार्य कर प्रभाव डालेगा। अगले बिंदु में यहां लिखा गया, हम देखें तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। द्रव तथा गैसें बर्तन की दीवारों पर भी दाब लगाते हैं, जबकि द्रव नीचे तली पर ज्यादा बल प्रयोग करता है, ज्यादा बल प्रयोग करता है। इस प्रकार हमारे इस पाठ में आज हमने बल और दाब के रूप में अपने प्रश्नों को, अपने पाठ को पढ़ा है। हमने अपने पाठ को पढ़ा है कि बल क्या है और दाब क्या है, बल कितने प्रकार के होते हैं, इन सबको हमने पढ़ लिया है।